आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने आपको कल के इस अंक में बताया था, कल के अंक में, कि डिफेंस स्टडीज़ मिलिट्री साइंस के बीए सेकेंड ईयर के चैप्टर में या उसके सिलेबस में आप कह सकते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। कल मैंने आपको उसकी भूमिका और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का जो चेहरा था और जो पाकिस्तान को जो लोगों का सहयोग मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, किस तरह मिल रहा था, कौन कौन से गठबंधन थे, उन चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि 1962 के युद्ध के बाद भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी क्या आख्या थी, रिपोर्ट थी, और इसके अलावा हमें उससे क्या सीख मिली थी, इन सब बातों का मैंने वर्णन किया था। अब 1965 के युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1965 का युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये युद्ध था या हमें इससे कुछ सीख मिली, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस युद्ध के कारण ही जो समझौता हुआ, उस कारण ही कहा जाता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे बड़ा कोई और उदाहरण भी नहीं होगा कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष समझौता करने जाए, उसकी एक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए। कोई आयोग नहीं बना, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको देखा हो कैसे मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ। दुनिया भर की कहानियाँ खैर सामने आती हैं। कोई कहता है जहर दिया गया, कोई कहता है हार्ट अटैक हुआ, कोई एक बोतल की भी बात करता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री की इस युद्ध के बाद समझौता करने जब वो ताशकंद गए थे, क्योंकि सोवियत संघ ने ये बात कही थी कि आइए हम आपका समझौता करवाते हैं, उसके बाद उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर आप देखें, जो एक फैक्ट सामने आता है कि भारत 1947 का युद्ध लड़ा, अपनी ज़मीन वापस दे दिया, हमने सीमाएं नहीं क्रॉस करी। 62 का युद्ध लड़ा, हम दिल से नहीं लड़े, हमारी तैयारी नहीं थी, हम सेना को फ्री हैंड नहीं कर पाए, और हमारे यहाँ के जो एक सिविल जो नेता थे, मतलब सिविल लीडर्स होते थे, राजनेता, वो बताते हैं कि सेना को कहाँ तक कैसे मूवमेंट करना है। अगर इतनी बड़ी चीज़ें थी तो भैया फिर नेता ही लोग बंदूक थाम लें, फिर क्या काम सेना का। और एक बार जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तो सारे निर्णय फिर सेना खुद कर ले, नेता का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर भी हमने अपनी ज़मीन गंवाई, और 65 के युद्ध में भी आप देखिएगा कि हमने किस तरह अपनी ज़मीन गंवाई, अभी आपको इसमें भी सिद्ध हो जाएगा। 71 का युद्ध भी आगे पढ़ाऊँगा, उसे बताऊँगा कि मौका था, 93,000 पाकिस्तानी हमारे पास थे, हम पीओके भुट्टो से साइन करवा सकते थे कि पीओके हमारा, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, क्या था, कैसे था, वो तो खैर आखिर उस समय की बात है। लेकिन हमने वो भी नहीं किया। 99 में मौका आया, हम पीओके की तरफ जा सकते थे, लेकिन उस समय भी हमारी सरकार ने कहा अगर जाओगे तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा ऐसा है कि जब भी भारत सरकार या भारत के नीति नियंता जब किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब युद्ध में जाते हैं, तो वो इतना वो सब कुछ सोचने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारत को ही हो जाता है। और उसका एक मेन कारण क्या था कि हमारे यहाँ कभी भी स्ट्रेटजिक थॉट थे नहीं, सेना के बारे में कोई सोच, कोई विचार हमारे यहाँ कभी नहीं था। कौटिल्य हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े सैनिक विचारक थे, उनको कभी हमने नहीं फॉलो किया। हम मैकियावेली को फॉलो करते हैं, कहते हैं मैकियावेली, जबकि मैकियावेली उनसे कई सौ साल बाद पैदा हुआ था। हम समुद्रगुप्त भूल गए, हम बाजीराव पेशवा भूल गए, हम अशोक भूल गए, चंद्रगुप्त मौर्य भूल गए। जब हम महापुरुषों को भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं हमको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।
अब भारत ही चुकाता आया है। हमारी सोच क्या है कि जो चीज़ें, जो ज्ञान हमको विदेश से मिलता है वही परिपूर्ण है, वही पूरा है। जो ज्ञान हमको हमारे यहाँ से मिलता है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, क्योंकि हम अपने व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करते, है ना। वो एक हक, एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ वो चलता है कि भाई इसको कहते हैं टांग खिंचाई, ये तो अपने बीच का आदमी है, तो उसका आगे बढ़ना कैसे देख लें, तो उसका हम ज्ञान कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे का मानेंगे। तो चलिए अब आज आपको हम 1965 के युद्ध में कच्छ विवाद की तरफ ले चलते हैं। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो गुजरात से जो पाकिस्तान का एरिया लगता है उसमें एक दलदली ज़मीन है, उसको हम कच्छ कहते हैं, कच्छ का रण। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो एक वेटलैंड ज़मीन है, वेटलैंड उसको कहते हैं जहाँ पर दलदल रहे। और अक्सर ये होता है कि समुद्र के पानी के कारण, क्योंकि समुद्र की लहरें आती हैं, तो वो कभी पाकिस्तान का कहना था कि इस चक्कर में हमारा कभी इसका सीमा निर्धारण हो नहीं पाया। पाकिस्तान कहता है कि सब कुछ डिसाइड कर गया हुआ था, लेकिन कच्छ के मामले में कोई हमारा बीच में सीमा नहीं थी। फिर कहते थे कि ये कटीले तार लगाना है, वो खंभे लगाने हैं, तो दलदल में कैसे लगेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान का तो मुद्दा सदैव से यही था कि भारत के साथ जो भी उसको करना है वो करना है, लेकिन उसका मानना ये था कि हमको कश्मीर और बाकी जो एक एरिया है वो उसको चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के देखिए नेताओं का शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर था। हम बचाते रहे, वो लूटते रहे, और हमने कभी भी उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम अहिंसात्मक बात करने वाले देश हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च, ये हम भूल जाते हैं, अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी चाल चली, उसने जो है कच्छ विवाद को गरमाया और बोला कि भाई ऐसा है, कच्छ विवाद, जो कच्छ का जो बॉर्डर है वो तो कभी क्लियर था ही नहीं, और हमको ये एरिया चाहिए। उसकी मेन चाल क्या थी कि कच्छ में भारत को उलझाओ। तो पाकिस्तान का मानना ये था, अगर हम कच्छ में भारत को उलझाएंगे तो भारत का पूरा ध्यान कच्छ की ओर जाएगा और हम उधर कश्मीर में अपनी घुसपैठ कराएंगे। उसने ये, और घुसपैठ कराने के बाद हम वहाँ पर विद्रोह करा दें और उसको हम अपनी तरफ मिला लें। पाकिस्तान का मानना ये था कि भारत कभी भी सीमा क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। 1947 में भी कभी इन्होंने उसके बाद एलओसी क्रॉस नहीं किया। 62 में चीन इनको हरा चुका है, सेना कमज़ोर है, मनोबल टूटा हुआ है, पंडित नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों में प्रधानमंत्री के लिए एक जंग चल रही थी। उसके जस्ट पहले हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के भी प्रधानमंत्री बनने के पहले कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पर भी विवाद चल रहा था। और कहा जाता है कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी थोड़ा सा अपना वो एक तरीके से अंदर अंदर गुटबाजी चल रही थी, क्योंकि शास्त्री जी को भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा किया जाए कि कच्छ विवाद को गरमाते हैं, भारत सीमा क्रॉस करेगा नहीं। और उसका मानना था कि मुसलमान होने के कारण जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि उसने ऐसा किया था 47 में। जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपने देखा होगा कि इसने काम किया था पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने जिहाद और इस्लाम की बात करके ही कश्मीर में लोगों में विद्रोह करवाया था, और हरी सिंह के जो मुस्लिम सैनिक थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। तो ये पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि गुजरात के जो सीमावर्ती एरिया है, कच्छ जो दलदली ज़मीन है, उसमें अपना दावा ठोको, भारत का पूरा ध्यान कच्छ की ओर जाएगा। उसके बाद हम अपना कश्मीर में आतंकी लोगों को भेजेंगे, मुजाहिदीन कह लीजिए, मुहाजिर कह लीजिए, और उनको भेज, वहाँ पर मुजाहिदीनों को भेजने के बाद हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे, वहाँ के लोकल लोग विद्रोह करेंगे और भारत से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इनकी चाल थी। इसी क्रम में इन्होंने 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने भारत की चौकियों पर हमला शुरू कर दिया।
अब उसमें ये हुआ भाई कि भारत ने पहले तो जो होता है कि संयमपूर्ण बर्ताव किया, उनको समझाया, लेकिन जहाँ तक था वो मानने को तैयार नहीं हुए। और ये हमला बढ़ते बढ़ते 23-24 अप्रैल को इस हालात में हो गया कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी ब्रिगेड भारतीय सीमा पे कच्छ के आसपास भेज दी। और हालात इतने गंभीर थे कि भारत इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया, और 19 अप्रैल को कहा जाता है कि भारत की सेना को इतना तगड़ा पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिलने लगा कि भारतीय सेना को पीछे ही हटना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि उनकी पॉलिसी कितनी क्लियर थी। देखिए, उनका मानना एक था, अगर हम यहाँ पे कश्मीर नहीं आज़ाद करा पाए तो कच्छ में अटैक करेंगे और हमें कच्छ मिल जाएगा, और कच्छ नहीं मिला तो कश्मीर मिलेगा, क्योंकि वो दो तरफा चाल चलते थे। यही इनकी चाल शुरू की थी, और हम लोग उनको शुरू से जो है इतना एक तरीके से अगर कहा जाए तो हम लोग कभी हिंसक हुए नहीं, कभी सोचा नहीं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो, एक बार ही सांप का ऐसा फन कुचल दो कि दोबारा कभी इधर आने की हिम्मत भी ना करे। और हम लोग हमेशा उनको कोई कायदे का जवाब देते नहीं थे, तो पाकिस्तान की हमेशा कसरत हो गई थी। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान ने सेंटो और सियाटो दो गठबंधन का सदस्य बन चुका था। उसमें एक कॉमन नाम है, वो है इंग्लैंड का। सेंटो जो 1955 में हुआ था, उसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। उसमें एक था देश ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और इंग्लैंड। इंग्लैंड सेंटो में भी था। एक सियाटो पैक्ट हुआ था 1954 में, उसमें भी आप देखिए इंग्लैंड था। उसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान भी थे। मतलब सेंटो और सियाटो दोनों में इंग्लैंड मेन था, मतलब एक कॉमन देश था। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। 54-55 में इनको एक हेल्प मिल गई थी कि भाई ये पाकिस्तान का तो हरकत यही थी कि भाई दूसरे की गोद में जाके बैठ जाओ, उनके पिछलग्गू बने रहो, अपना काम करवाते रहो। तो पाकिस्तान तो उनका पिछलग्गू पहले से बन चुका था, यूरोप और अमेरिका का। 54-55 में समझौता होता है, 62 में भारत की चीन से हार होती है, 65 में ये मुद्दे सामने आते हैं। और जब कच्छ में जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा था और भारत बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना बचाव कर रहा था, उस समय इंग्लैंड ने कहा मैं मध्यस्थता करूंगा बीच में। अब हमको लगा था कि भाई शायद इनके हमारे संबंध अच्छे हैं, भूल गए थे कि सेंटो और सियाटो के ये पाकिस्तान और इंग्लैंड मेंबर हैं। और होता क्या है कि भारत ने इनकी मध्यस्थता की बात स्वीकार कर ली, और जुलाई 65 में कच्छ का समझौता हो जाता है। लेकिन कच्छ में जो समझौता हुआ कच्छ के मुद्दे पर इंग्लैंड के थ्रू, वो बड़ा अजीब था। उस समझौते में साफ साफ कहा गया था, एक तो ये कि युद्ध विराम होगा, और दूसरा ये कि दोनों पक्ष अपनी सेना की वापसी करेंगे, और तीसरा ये कि जो एक न्यायाधिकरण बनाया गया था भाई दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखें। उसने कह दिया कि भारत अपनी 350 मील ज़मीन पाकिस्तान को देगा। तो ये एक बड़ी अजीब घटना थी। और कच्छ विवाद के कारण क्या हुआ कि भारत को अपनी ज़मीन पाकिस्तान को देनी पड़ी। 350 मील वर्ग मील की ज़मीन हमने पाकिस्तान को दिया। इसके पहले भी हमने, जिसको आज हम पीओके बोलते हैं, एलओसी के उस पार का एरिया, वो हमने पाकिस्तान को दिया 47 के युद्ध में। 65 में चीन को अपनी ज़मीन दे दी। तिब्बत से हमने अपना क्षेत्र खाली कर लिया था, जो हमारे पास रक्षा का मामला था, विदेश संचार के मामले थे। तो ज़मीन खोने की परंपरा चली आ रही है 65 तक, हमने आपको बताया। और इस तरीके से जो कच्छ विवाद था उसमें पाकिस्तान की विजय हो जाती है। पाकिस्तान को 350 मील ज़मीन भारत को देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी हास्यास्पद बात थी कि हमारे जो नीति नियंता थे वो इस बात को नहीं समझ पाए।
कि 54 और 55 में जो पाकिस्तान ने जो सेंटो और सियाटो समझौते किए थे, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ईरान और इंग्लैंड एक पक्षकार थे। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इंग्लैंड हमारा साथ देगा। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान का निर्माण ही यूरोपीय देशों ने और इंग्लैंड ने इसलिए किया था कि भारत पर शुरू से कंट्रोल किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको कंट्रोल करने के लिए किया गया था तो आपका साथ देंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे एक विवाद और होता है, और उस विवाद का भी हम आपसे जिक्र नए अध्याय में करेंगे, नए क्लास में करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हमने जीती हुई ज़मीन फिर से पाकिस्तान को लौटा दी। हमें अपना क्षेत्र मिला, लेकिन अगर हम अपना क्षेत्र जो हमें मिला था रख लेते, जो पाकिस्तान को मिला था वो पाकिस्तान को युद्ध में जो मिला था वो पाकिस्तान को दे देते, तब भी हम शायद बहुत बड़े फ़ायदे में रहते। पाकिस्तान से हम 3 गुने फ़ायदे में रहते, कि हमने वो भी नहीं किया। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कच्छ विवाद का मुद्दा क्या था, किस तरह पाकिस्तान ने अपनी चाल चली। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान कच्छ विवाद के बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर की ओर अपना रुख करता है। धन्यवाद।